अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरी पोएम जो आपके सिलेबस की है। पोएम का नाम है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी ऑर्चर्ड। ये लिखी है A.E. हाउसमैन ने। 1859 में वो पैदा हुए और 1936 में वो उसकी डेथ हो गई है। लेट्स सी कि छोटी सी पोएम है, इसमें 3 स्टैंजाज हैं आपके। चलें इसको रिसाइट करते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ is hung with bloom along the bough, and stands about the woodland right, wearing white of Eastertide. Now of my 60 years and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score. It only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. About the woodland and I will go to see the cherry hung with snow. बहुत ही म्यूज़िकल है, आपने नोट कर लिया होगा। इसमें राइमिंग वर्ड्स भी हर दो वर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ राइम कर रही हैं, जैसे कि नाउ है और बो है, राइट, टाइड, 10। तो सेकंड स्टेंजा में तो नहीं है, थर्ड स्टेंजा में है। सेकंड स्टेंजा के आखिरी दो वर्सेस में है स्कोर एंड मोर है, फिर ब्लूम एंड रूम है, गो है, स्नो है। ये तो आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं। और दूसरा इसमें तो सिंबलिज़म है। सिंबलिज़म इसमें ट्री का है। ट्री को बहुत लवली एक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ट्री को लेके उसको पूरी नेचर को सिंबलाइज कर रहा है और ब्यूटी ऑफ नेचर को सिंबलाइज कर रहा है ट्री, चेरी ट्री। लेट्स सी कि इसको एक्सप्लेन भी करते हैं और इसमें मज़ीद इसने पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ की हुई है। लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ, कि जितने भी ट्रीज़ हैं उन सब से खूबसूरत जो है वो चेरी ट्रीज़ को लगता है पोएट को। एंड इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बो। अलोंग बो होता है बड़ी शाख के साथ वो लटके हुए हैं जो चेरी के फ्रूट और फल वगैरह होते हैं और जो फूल होते हैं चेरी के, वो अपनी फुल ब्लूम पे यानी कि बिल्कुल खिले हुए हैं। ब्लूम से हमें पता चलता है कि स्प्रिंग सीज़न की बात कर रहा है, क्योंकि ब्लूम जब तभी फूल और पौधे करते हैं जब स्प्रिंग का सीज़न होता है, तो अपने फुल ब्लूम में होते हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। अभी अब अपनी बात कर रहा है कि वो राइड ले रहा है, यानी कि हो सकता है कि वो घोड़े पे राइड होके जाके एंजॉय कर रहा है, या भी कोई और इसी तरह की कैरेज या गाड़ी है जिस पे वो राइड करके जा रहा है, वुडलैंड की तरफ जा रहा है जहाँ पे ये चेरी ट्रीज उगे हुए हैं, तो उस साइड पे ये जा रहा है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। अब यहाँ पे वेयरिंग जो है यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि वेयरिंग है वो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं और पोएट जो है यहाँ पे चेरी ट्रीज़ को ये क्वालिटी दे रहा है कि वो वाइट कलर पहन रहे हैं फॉर ईस्टर टाइड। अब वाइट कलर जो सिम्बलाइज करता है वो इनोसेंस को शो करता है। अब पोएट के नज़दीक जो नेचर है वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही खूबसूरत है, वो वाइट कलर से उसको सिम्बलाइज़ कर रहा है फॉर ईस्टर टाइड। अब ईस्टर होता है ये क्रिश्चियंस का एक इवेंट होता है जो वो स्प्रिंग की आमद पर उसको एंजॉय करते हैं। उनकी एक ईद टाइप एक इवेंट होता है जो स्प्रिंग की आमद पर वो उसको एंजॉय करते हैं। तो अब वो पर्सोनिफाई करके सिंबलाइज करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसने क्लेरिफाई किया है कि जो चेरी ट्री है उसने वाइट कलर अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है, यानी कि उसके जो फूल है उसका जो फ्रूट है वो वाइट कलर के और फुली उसको कवर किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ईस्टर का इवेंट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये तो थी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। आगे वो अपनी क्या बात कर रहा है, अपनी लाइफ की लिमिटेशन की बात कर रहा है कि नेचर इतनी खूबसूरत है लेकिन नेचर को एंजॉय करने के लिए इसके पास जो टाइम है वो बहुत कम है। नाउ ऑफ माई 3 years and 10। अब 3 का मतलब होता है 20 ईयर्स। स्कोर ईयर्स में 20 ईयर्स होते हैं। अब जब 3 आपस में मिलेंगे तो 23 बनते हैं। 60 ये हो गए एंड 10 उसमें और इजाफा कर दें तो फिर 70 ईयर्स बनते हैं, और 70 ईयर्स ही एवरेज एज होती है किसी ह्यूमन बीइंग की। अब वो कहते हैं कि मेरे जितने भी अब 70 साल की मेरी एज होगी उसमें 20 विल नॉट कम अगेन, मतलब कि 20 साल तो उसके गुजर गए उसकी लाइफ में। अपनी एज इस तरीके से बता रहे हैं कि वो 20 साल का है और उसमें से 70 में से 20 तो कभी नहीं आएंगे वापस। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर। 70 स्प्रिंग्स यानी कि 70 बहारों में से अगर एक स्कोर यानी कि 20 ईयर्स निकाल दें, इट ओनली
लीव्स मी 50 मोर, तो उसके पास सिर्फ 50 ईयर्स और रह गए हैं, 50 स्प्रिंग्स और रह गई हैं चेरी ट्री को एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड स्टेंजा में उसकी एज की लिमिटेशन बताई गई है कि नेचर तो अनलिमिटेड है, तो हमेशा रहेगी, लेकिन इंसान की लाइफ बहुत छोटी है नेचर को एंजॉय करने के लिए। And since to look at things in bloom, 50 springs are little room, कि किसी भी यानी कि नेचर के ऑब्जेक्ट को एंजॉय करने के लिए जिसके पास 50 स्प्रिंग्स बच गए, 50 सीजन्स, 50 ईयर्स बच गए हैं, तो वो उसको बहुत कम लग रहे हैं कि नेचर की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि 50 सालों में भी वो एंजॉय नहीं कर सकेगा। अबाउट द वुडलैंड, आई विल गो टू सी द चेरी हंग विथ स्नो, यानी कि जितने भी उसके पास 50 ईयर्स रह गए हैं वो बाकायदगी से वुडलैंड की तरफ जाएगा, हर स्प्रिंग में जाएगा, एवरी स्प्रिंग सीजन में वो जाएगा और जाके चेरी जो कि लटके हुए हैं विथ स्नो, वाइट कलर से अपने आप को चेरी ने कवर किया हुआ है, उसको जाके वो इंजॉय करेगा। तो इसमें टोटल थीम नेचर का है। इस पोएम से मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स याद आती है कि वो फुल ऑफ नेचर और उसकी नेचर को अप्रिशिएट किया, नेचर को एंजॉय कर रहा है। इसी तरह ए.ई. हाउसमैन ने भी नेचर के एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर पूरी नेचर को सिंबलाइज करके एंजॉय कर रहा है नेचर को। अब आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाई हूँ इस पोएम के। लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द नरेटर्स ओपिनियन ऑफ चेरी ट्रीज, कि नरेटर की चेरी ट्री के बारे में क्या ओपिनियन है। द नरेटर लाइक्स चेरी ट्री, ऑफ कोर्स उसको पसंद करता है, एंड सेज दैट दे आर द लवलीस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, तमाम जितने भी दरख्त हैं दुनिया में उन सब से खूबसूरत जो है वो चेरी ट्री है। सेकंड क्वेश्चन क्या है। व्हाट सीजन इज इट इन द फर्स्ट स्टैंजा, ट्राई टू गिव 2 पीसेज ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब क्लियरली तो फर्स्ट स्टैंजा में नहीं बताया कि कौन सा सीज़न है, लेकिन आपने गेस करना है। एक तो स्प्रिंग सीज़न है ये, वो कैसे पता चलता है कि जो ब्लूम मैंने आपको बताया कि ब्लूम चीज़ें फूल वगैरह स्प्रिंग सीज़न में ब्लूम करते हैं। और सेकेंडली उसने ईस्टर टाइम की बात की है, तो ईस्टर भी वो क्रिश्चियंस जब बाहर का मौसम आता है तब इंजॉय करते हैं। व्हाट डज द नरेटर डिसाइड What does the narrator decide to do in the last 2 lines? आखिरी 2 लाइन में वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। He has decided to spend time in woods looking at the trees covered in blossom and snow। यानी कि आखिरी 2 पैराग्राफ में वो इस चीज़ के डिसाइड करता है कि वो चेरी ट्रीज़ के साथ जितना भी टाइम रह गया उनके साथ टाइम वो स्पेंड करेगा। Why does he want to do that? वैसा क्यों करना चाहता है? He thinks that since he has only 50 years left, कि उसके पास सिर्फ 50 साल रह गए to enjoy such things, ऐसी चीज़ें enjoy करने के लिए, he should took every opportunity to do so। तो इस तरह का वो हर मौका उसको enjoy करना चाहिए, अवेल करना चाहिए। Okay, what is the theme of the poem? द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पोएम का होता है, और इसको आप रेफरेंस के साथ कॉन्टेक्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट द मैन शुड हैव टाइम टू लुक एट द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। नेचर की ब्यूटीज़ को एंजॉय करने के लिए आदमी के पास एम्पल टाइम, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ही शुड गो आउट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करने के लिए उसको बाहर जाना चाहिए। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी मैंने आपको सैम्पल के तौर पर आज ऐड किए हैं। रेफरेंस में हम क्या लिखें। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ बाय ए.ई. हाउसमैन। यहाँ तक ही आपका रेफरेंस है, ये 1 नंबर का होता है। अब कॉन्टेक्स्ट में आप क्या डाल सकते हो। इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट चेरी इज़ द लवलीस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। चेरी इस दुनिया के जितने भी ट्रीज़ हैं सब में से ज़्यादा खूबसूरत है। द चेरी ट्री इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स कवर्ड बाय द स्नो, इट लुक्स एज इफ़ इट वर वेयरिंग वाइट ड्रेस टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन। ऐसा लग रहा है कि उसने वाइट कलर पहना हुआ है और स्प्रिंग सीजन को वो वेलकम कह रहा है। अब यहाँ पे इफ़ इट वर आपको लगेगा कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बट इट्स नॉट ग्रामेटिकली रॉन्ग। ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये सेकंड कंडीशन आ रही है जब बिल्कुल अनफुलफिल कंडीशन आ जाए कि कोई पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे कोई दरख्त कोई वाइट ड्रेस पहन तो नहीं सकता ना, तो इसलिए एक इमेजिनरी सिचुएशन बताई गई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उस दरख्त ने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है, हालांकि ऐसा हकीकत में पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको इट के साथ वर लगाया हुआ है। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। ठीक है। अब आपके लिए मैंने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर दिया, लेकिन आपका काम क्या है कि आपने हर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन खुद लिखनी है। लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में आपने भेजनी है, मैं आपको चेक करके दूंगी, या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो लिख के मुझसे लाजमी चेक करवाएं। आप खुद कोशिश किया करें
एक्सप्लेनेशन लिखने की बजाय इसके कि एक्सप्लेनेशन आप याद करें। एक्सप्लेनेशन ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रट्टा लगा के याद किया जाए। हाँ, कॉन्टेक्स्ट कर सकता है, थीम कर सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप हमेशा खुद करने की कोशिश किया करें और अपने टीचर से उसकी ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक्स जो हैं वो ठीक करवा लिया करें। ठीक है? थैंक यू सो मच।